हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज 8 फरवरी है और आरआरबी एनटीपीसी के 8 फरवरी के जितने भी शिफ्ट थे वो सभी के सभी शिफ्ट ख़त्म हो चुके हैं और उससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन थे मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे पास 100% आ चुके हैं। वहीं अगर हम बात करें क्वेश्चन के लेवल की, क्वेश्चन के डिफ़िकल्टी की, तो अगर क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी की बात की जाए तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है काफ़ी एवरेज क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एवरेज क्वेश्चन पूछने का मतलब कि वो मीडियम है, ना तो ज़्यादा वो हाई लेवल के हैं और ना ही ज़्यादा लो लेवल के हैं। बीच के एवरेज क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछे जा रहे हैं। वहीं अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के कुछ ऐसे सवाल पूछे गए जिसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकन हुआ है, उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया गया है। वहीं अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी में जीके जीएस के 40 क्वेश्चन, मैथ के 30 क्वेश्चन और वहीं अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग से 30 क्वेश्चन जो है पेपर हमारे आ रहे हैं। तो अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं या जितने भी शिफ्ट ख़त्म हो चुके हैं उनमें ये एक कॉमन चीज़ देखने को मिला है कि जितने भी एग्ज़ाम अभी ख़त्म हो चुके हैं उनके जो सवाल हैं वो आने वाले एग्ज़ामों में काफ़ी रिपीट कर रहे हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट होगी कि जितने भी हमारे इस चैनल पे एनालिसिस वीडियो को दिए गए हैं उन सभी वीडियो को आप देख लीजिएगा और उन सभी का लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो चलिए आज का जो है एनालिसिस शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम 8 फरवरी में जितने भी शिफ्ट हुए हैं उन सभी शिफ्ट के क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी हम नई वीडियो को अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल सके, हर अपडेट आपको मिलता रहे। तो वहीं अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ही पूछा गया है कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो फ्रेंड्स अगर आम के साइंटिफिक नेम की बात की जाए तो इसका साइंटिफिक नेम होता है मोंगिफेरिया इंडिका। आम का जो साइंटिफिक नेम होता है वो मोंगिफेरिया इंडिका होता है। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है हमसे, अगर हम अगले सवाल की बात करें तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर अगला सवाल है हमारा, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। यहाँ पे अगला सवाल पूछा गया है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड कोशिका के अध्ययन को यहाँ पे साइटोलॉजी कहा जाता है। साइटोलॉजी कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि कि रेड डाटा बुक कौन जारी करता है। तो अगर हम रेड डाटा बुक के बारे में बताएं तो फ्रेंड जो रेड डाटा बुक होता है वो IUCN के द्वारा जारी किया जाता है। जिसका अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर। मतलब इस प्राकृतिक में जितने भी जीव पाए जाते हैं उन सभी जीवों का जो है लेखा जोखा इस बुक में रखा जाता है। और अगर इसके गठन की बात की जाए तो IUCN के द्वारा रेड डाटा बुक जो है 1948 से जारी किया जा रहा है। वहीं अगर हम अगले सवाल की तरफ चले तो अगला सवाल हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि वर्ष 2018 में इंग्लिश में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार जो होता है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो वर्ष 2008 में इंग्लिश के क्षेत्र में अमिताभ घोष को जो था ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है, अगर हम अगला सवाल यहाँ तो बात करें अगर हम अपने अगले सवाल की तो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें पूछा गया कि दक्षिण अमेरिका का लैंडलॉक देश कौन सा है। तो फ्रेंड अगर लैंडलॉक देश की बात की जाए तो लैंडलॉक देश उसे कहा जाता है जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ हो, जिसके चारों तरफ बॉर्डर पे सिर्फ भूमि ही भूमि हो, पानी का कोई भी हिस्सा ना, उसे हम लोग लैंडलॉक देश कहते हैं। तो अगर दक्षिण अमेरिका की बात की जाए तो वहाँ का पराग्वे जो देश है दक्षिण अमेरिका में वो लैंडलॉक देश है। वहीं अगर हम अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि किस राज्य में रेड पांडा फेस्टिवल मनाया जाता है। तो फ्रेंड अगर रेड पांडा फेस्टिवल की बात की जाए तो वो सिक्किम में मनाया जाता है। सिक्किम राज्य में रेड पांडा फेस्टिवल मनाया जाता है। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि
अजलान शाह हॉकी कप 2019 का विजेता कौन है? तो फ्रेंड, अगर अजलान शाह हॉकी कप 2019 की बात की जाए तो 2019 में दक्षिण कोरिया जो था इसका विजेता था, जिसने भारत को हराकर इस कप पे अपना कब्जा किया था। तो अगर हम अजलान शाह हॉकी कप की बात करें तो फ्रेंड, यह जो है मलेशिया में हर साल आयोजित किया जाता है। अजलान शाह जो है हर साल मलेशिया में आयोजित किया जाता है और यह एक पुरुष हॉकी टीम है। और इस कप के सबसे अधिक बार विजेता की अगर बात की जाए तो सबसे अधिक बार इसके विजेता हैं आपके ऑस्ट्रेलिया वाले, जो अभी तक 10 ट्रॉफी से जीत चुके हैं। बात करते हैं अपने अगले सवाल की। तो अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है, अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है कि विश्व में किस देश में सबसे ज़्यादा अबरख पाया जाता है? तो अगर विश्व में सबसे अधिक अबरख की बात की जाए तो भारत में सबसे अधिक अबरख पाया जाता है। अगला सवाल यहाँ पे है कि ODN का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फ्रेंड्स, अगर ODN के फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसका पूरा नाम होता है ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है, अगर हम अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया है? तो अगर राष्ट्रीय नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात की जाए तो इसका गठन जो है 1993 में किया गया था। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर में कि भोटिया जनजाति किस राज्य में संबंधित है? अगर भोटिया जनजाति की बात की जाए तो फ्रेंड, भोटिया जनजाति जो है वो उत्तराखंड से संबंधित है। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है, अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि द इडियट माइंड के लेखक कौन है? तो फ्रेंड, अगर द इडियट माइंड के लेखक की बात की जाए तो इसके लेखक है डीन बर्नेट। डीन बर्नेट जो है इनके लेखक हैं। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया, अभिज्ञान शकुंतलम किसके द्वारा लिखी गई है? तो फ्रेंड, जो अभिज्ञान शकुंतलम है वो कालिदास के द्वारा लिखी गई है। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है ISRO इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अगर इसरो के प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए तो उसके अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। फ्रेंड, विक्रम साराभाई को भारत में मिसाइल अंतरिक्ष के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। और इसरो के अगर गठन की बात की जाए तो इसका गठन जो है 5 अगस्त 1969 को किया गया था। इसरो के अगर गठन की बात की जाए तो इसरो का गठन जो है 5 अगस्त 1969 को किया गया था। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें पूछा गया है कि न्यायिक समीक्षा किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अगर संविधान के अनुच्छेद की बात की जाए तो न्यायिक समीक्षा जो है आपका अनुच्छेद 32 और 226 दोनों में दिया गया है। आर्टिकल 32 और 26 दो आर्टिकल में जो थे वो न्यायिक समीक्षा की बात की गई है, उसमें दिए गए, उसका वर्णन किया गया है। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि इंगमेटिक माइंड के लेखक कौन है? फिर आज की अगर हम शिफ्ट की बात करें तो आज के शिफ्ट में बहुत सारे क्वेश्चन जो है किताब के राइटर के रूप में पूछे गए हैं। कि अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि इंगमेटिक माइंड के लेखक कौन है? तो इसके लेखक की अगर बात की जाए तो इनके लेखक हैं अब्दुल कलाम। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि सबसे पहले किस वंश ने नाव से समुद्र रास्ते युद्ध की शुरुआत की थी? तो अगर हम समुद्र के रास्ते नाव से अगर युद्ध की शुरुआत की बात की जाए तो फ्रेंड, सबसे पहले चोल वंश के राजाओं ने युद्ध जो है वो समुद्री रास्ते नाव से लड़ने की शुरुआत की थी, चोल वंश के राजाओं ने। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है, अगर हम अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा शासन किस वंश ने किया है? तो अगर उत्तर भारत में सबसे अधिक शासन करने वाले वंश की बात की जाए तो वो हैं मुगल। मुगलों ने बहुत लंबे समय तक अपना शासन जो है हमारे उत्तर भारत क्षेत्र में किए हुए हैं। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि हर्षवर्धन के दरबार में कौन कवि थे? तो आपके ऑप्शन के अनुसार हर्षवर्धन के दरबार के अगर कवि की बात की जाए तो बाण भट्ट होंगे। बाण भट्ट जो थे वो हर्षवर्धन के दरबार के कवि थे। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है
कि शारदा एक्ट किससे संबंधित है। अगर शारदा एक्ट की बात की जाए तो फ्रेंड शारदा जो एक्ट है वो चाइल्ड मैरिज से संबंधित है, चाइल्ड मैरिज से संबंधित है। पहले जो था चाइल्ड मैरिज वो 14 वर्ष की अवस्था में ही कर दी जाती है, जिसको आगे आज बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। अगला सवाल यहाँ पे देखते हैं हम, अगले सवाल में क्या दिया गया है। तो अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 24 में कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर ज़्यादा बल दिया गया था। तो अगर उद्योग पे बात करें तो उद्योग पे ज़्यादा बल देने के लिए वो कौन सी योजना थी, वो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, जिसके अंतर्गत उद्योगों पर ज़्यादा बल दिया गया है। तो पिछले क्लास में, पिछले के एग्ज़ाम में भी आपके पंचवर्षीय योजना से एक क्वेश्चन पूछे गए थे कि सबसे ज़्यादा किस पंचवर्षीय योजना के तहत कृषि पर बल दिया गया है। तो अगर कृषि की बात की जाए तो वो पहला पंचवर्षीय होगा, और उद्योग की बात की जाए तो हमारा दूसरा पंचवर्षीय होगा जिस पर ज़्यादा बल दिया गया था। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि BHEL का फुल फॉर्म क्या होता है। तो अगर BHEL के फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसका पूरा फुल फॉर्म होता है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड को संक्षिप्त रूप में भेल कहा जाता है। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि UNO के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो अगर UNO के प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए तो इसके अध्यक्ष हैं त्रिगवेली साहब, जो UNO के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला सवाल, अगर हम अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 27 में नारकोटिक्स की स्थापना कब की गई है। तो फ्रेंड अगर नारकोटिक्स की स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है SMPS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आज के पूरे शिफ्ट में जो था फुल फॉर्म भी काफ़ी पूछे गए हैं, 2-3 क्वेश्चन इससे भी रिलेटेड, फुल फॉर्म से रिलेटेड भी क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, और वहीं पंचवर्षीय योजना को रिपीट किया गया, उससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर पूछा गया SMPS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो अगर इसके हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है फ्रेंड स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई को ही संक्षिप्त रूप में SMPS कहा जाता है। एक सवाल ऐसा भी पूछा गया था आज वाले शिफ्ट में कि निम्न में से कौन मानव नेत्र से संबंधित रोग नहीं है। तो उसके ऑप्शन के हिसाब से उसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड उसमें घेंगा रोग जो है वो मानव नेत्र से संबंधित नहीं है। तो बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में यहाँ पूछा गया है DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जितने भी स्टूडेंट ने अपना क्वेश्चन जो है भेजे हैं, इसमें से 3-4 क्वेश्चन जो है फुल फॉर्म से ही पूछे गए हैं। तो यहाँ पर DRDO का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो अगर DRDO के फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग DRDO के नाम से जानते हैं। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 30 में इनमें से कौन 7 सिस्टर में शामिल नहीं है। तो अगर हम 7 सिस्टर की बात करें तो 7 सिस्टर में आपके ऑप्शन के अनुसार सिक्किम जो है उसमें शामिल नहीं है। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है, हम बढ़ते अगले सवाल की तरफ। तो आज का ये सवाल जो था फ्रेंड यहीं पे ख़त्म होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और आने वाले हर नोटिफिकेशन को देखने के लिए या होने वाले RRB NTPC के सभी एग्ज़ाम के एनालिसिस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ ही साथ आप अपने फ्रेंड में भी इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसे अपना जो है आने वाले एग्ज़ाम का एनालिसिस कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि जितने भी एग्ज़ाम अब होने वाले हैं, जिनका अभी 4th पेज में नाम नहीं आया है, उनके लिए अगला फेज़ जो है 5th पेज आने वाला है, और जिनका एग्ज़ाम बाद में होने वाला है या जिनका एग्ज़ाम 15 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, वो जितने भी हमारे इस चैनल पे एग्ज़ाम के एनालिसिस अपलोड किए गए हैं वो सबको देख लेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस एग्ज़ाम से पूछे जा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में जितने भी दिसंबर से लेकर अभी जनवरी फरवरी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए उनमें के क्वेश्चन जो है आने वाले एग्ज़ाम में रिपीट भी किए जा रहे हैं।
इसलिए आप हमारे इस चैनल पर जुड़े रहिएगा और जितने भी हमारे एनालिसिस वीडियो उसको ज़रूर देखिए।